तो भाई कल तक ईरान और इजराइल आपस में लड़ रहे थे, पर आज पूरा अनर्थ हो चुका है, गेम पूरा बच चुका है। मतलब इंडियन मार्केट के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। अपन ने फ्राइडे को देखा कि इंडियन मार्केट में बहुत बड़ी रिकवरी देखने को मिली थी। मतलब 1.5% तो मार्केट आराम से ऊपर गया था। पर एक चीज यहां पर निकल के आई है, जो डी एस्केलेशन इन वॉर के बीच में चल रहा था ना, ईरान और इजराइल के बीच में, वहां पर अभी फिर से एक बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। तो इस वाले वीडियो में मैं ज्यादा जियोपॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, सिंपल से अपन पहले नरेशन समझेंगे कि एक्चुअल में हुआ क्या है और इसके आगे क्या हो सकता है। क्रूड का एंगल पकड़ेंगे, मार्केट का एंगल पकड़ेंगे, एफआईआई डीआई, इन सारी चीजों पर अपन बात करेंगे कि एक्चुअल में कंसिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले सिचुएशन समझो, हुआ क्या है। ईरान इजराइल आपस में लड़ रहे थे, ठीक है, वॉर हुआ, आगे यहाँ पर डी एस्केलेशन भी देखने को मिला और मार्केट इसको अडेप्ट भी कर चुका था, इसीलिए मार्केट थोड़ा साइडवेज निकल के अभी रिकवरी भी दे रहा था। अभी अपन साइडवेज रेंज के ऊपर के साइड है, मतलब रेजिस्टेंस के साइड में है, ठीक है। देखो, ईरान और इजराइल एक दूसरे के न्यूक्लियर साइट्स पे बोल लो या फिर आर्मी कैंप्स के ऊपर अटैक कर रहे थे, यहां तक सारी चीजें ठीक थी। पर जैसे ही ईरान इजराइल के सिविलियंस के ऊपर अटैक कर देता है और जैसे ही इस बात की खबर यूएस को पता चलती है, मतलब ट्रंप को पता चलती है, यहाँ पर ट्रंप ने अपना एक्शन लिया। अभी एक्शन ऐसा लिया कि भाई B3 बॉम्बर्स यहाँ पर 3 लोकेशंस के ऊपर डाले हैं और ये 3 लोकेशंस क्या है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज। इसने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक कर दिया है और यहाँ पर ट्रंप ने फिर अपनी सक्सेस को क्लेम भी करा, खुद आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा और यहाँ पर बताया गया है कि भाई ये चीजें सारी यहाँ पर निकल के आई है, ठीक है। साथ में वार्न भी किया कि अगर इसके आगे अगर गलती करोगे तो भाई इससे भी बड़ा अटैक करेंगे। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर रिलीज होने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर तुम एक चीज समझो, इजराइल की बात करें ना, इजराइल की बात करें तो यहां पर इजराइल के साथ में है यूएस, वहीं पर ईरान के साथ में बैकिंग थी रशिया की, ठीक है। अभी मतलब सीधा बोलना था कि भाई अगर इजराइल ईरान के साथ में कुछ गलत करता है या फिर यहां पर यूएस कूद जाता है तो सीधा रशिया इस वॉर के बीच में कूद जाएगा और फिर यहां पर ये वॉर का बहुत बड़ा रूप हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 3 के तरफ ये वॉर बढ़ने वाला है। तो अभी फाइनली ट्रंप ने तो अटैक कर दिया, तो आगे क्या, इस चीज के ऊपर सबसे पहले अपन समझते हैं। अभी यहां पर ईरान का क्या आउटलुक है, ईरान ने कंफर्म किया कि भाई हाँ, ट्रंप ने हमारी मारी है और यहाँ पर रेडिएशन, न्यूक्लियर रेडिएशन देखने को नहीं मिला है, अभी सारी चीजें सुरक्षित है। साथ में ईरान ने यह भी बोला है कि अपन इसका रिस्पांस बिल्कुल करेंगे और इजराइल के ऊपर फिर से अटैक करेंगे। देखो, अभी अपन आते हैं सीधा क्रूड ऑयल के ऊपर। क्रूड ऑयल के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अभी सिंपल सी बात है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे क्योंकि अगर इतना बड़ा प्लेयर यूएस जैसा आदमी, यहाँ पर ट्रंप जैसा आदमी वॉर में घुसेगा इन दोनों के, तो कहीं ना कहीं बातें बिगड़ेंगी और चांसेस काफी ज्यादा बढ़ेंगे कि ये वॉर एस्केलेट करे। मैं आगे बात करूंगा कि रशिया और चाइना का क्या आउटलुक है, पहले अपन क्रूड के ऊपर बात करते हैं। क्रूड का प्राइस अभी के टाइम पर चल रहा है 74 USD पर बैरल का, ठीक है। अभी यहाँ पर ये अब हमको फ्राइडे का प्राइस देखने को मिल रहा है, जहां पर फ्राइडे के दिन हल्की सी तेजी देखने को मिली थी, पर कहीं ना कहीं वॉर का जो एस्केलेशन था, एस्केलेशन का जो इंटेंसिटी था ना, वो कम होने के कारण इंडियन मार्केट में हमको तेजी देखने को मिली थी। पर अभी के टाइम पर जैसे ही मार्केट यहाँ पर खुलेगा, मतलब मंडे को जैसे ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस खुलेंगे, तो चांसेस काफी ज्यादा है कि क्रूड के प्राइसेस स्पाइक हो। अभी इंडिया कहां स्टैंड करता है, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था कि क्रूड के प्राइसेस बढ़ने से क्या इंपैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ता है। एक बार मैं फिर से शॉर्ट में समझा देता हूं, उसके बाद में हम समझेंगे कि एक्चुअल में कितना इंपैक्ट इस वॉर के चलते इंडिया पे हो सकता है। पहली बात, इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। मतलब तुम इतना समझ लो कि भाई पूरे दुनिया में से अपन तीसरे नंबर पे है ऑयल इंपोर्ट करने के मामले में। मतलब कहीं ना कहीं अपना इंपोर्ट काफी ज्यादा है, ठीक है। अभी क्योंकि अपने ऊपर इंपोर्ट काफी ज्यादा है और साथ में जो ईरान है वो ओपेक कंट्री है, तो ये ऑयल सप्लाई करने का काम करता है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि अपन ऑयल लेते किन से। अपन सबसे ज्यादा ऑयल लेते हैं, पहले नंबर पे है भाई रशिया, ठीक है, रशिया से ऑयल लेते हैं। सेकेंड नंबर पे तुम्हारा आ जाता है इराक, ठीक है, इराक आ गया, अभी भी ईरान आने को है। तीसरे नंबर पे आ जाता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और चौथे नंबर पे है भाई यूएई, ठीक है। अभी यहां पर तुम समझो, यहां पर कहीं पर भी ईरान का नाम बिल्कुल नहीं है। मतलब अपन ईरान से क्रूड लाते हैं लेकिन काफी कम मात्रा में लाते हैं। तो इससे तो हमको ये समझता है कि भाई ईरान के साथ में कुछ भी हो, हमारे ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, पर इंपैक्ट एक्चुअल में पड़ेगा। भले ही अपन यहाँ पर नहीं ला रहे, पर एक्चुअल में इंपैक्ट पड़ेगा। वो इसलिए पड़ेगा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मस का जो सप्लाई है ना, वो इंपैक्ट होगा। पहले अपन समझते हैं कि इंडिया अपने तरफ से क्या कोशिशें कर रहा है जिससे कि अपन सुरक्षित रहे, अपने ऊपर एक्चुअल में ईरान इजराइल के वॉर के चलते इंपैक्ट ना पड़े। तो अपन बात करते हैं, अपन सबसे पहले तो जानते हैं कि सबसे ज्यादा अपन ऑयल कहां से इंपोर्ट करते हैं, रशिया से। तो मई की मैं बात करूं तो यहाँ पर मई में
मई में रशिया से अपन टोटल 1.96 मिलियन बैरल, ठीक है, बैरल क्रूड था जो कि अपन पर डे का इंपोर्ट करते थे, ठीक है। ये मई का डेटा है। अभी क्या चल रहा है, जून। अभी जून में इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। अभी जून में ओवरऑल जून का पूरा डेटा देखे, एट द एंड ये आने वाला है लगभग 2 से 2.2 मिलियन, ठीक है, बैरल पर डे अपन इंपोर्ट करने वाले हैं। मतलब यहां पर अपन ने क्रूड इंपोर्ट जो रशिया से आ रहा है वो बढ़ा दिया। इससे हमें यह समझ में आता है कि अपनी जो गवर्नमेंट है वो प्रोएक्टिव डिसीजन ले रही है और हर एक सिचुएशन से इंडिया को बचाने का ट्राई कर रही है। साथ में एक और चीज अपने को समझने की जरूरत है, क्योंकि अपना रशिया के साथ में जो रिलेशन है ना वो काफी ज्यादा है। तो एक्चुअल में इनकी लड़ाई चल तो रही है, यूएस यहाँ पर कूदा भी है, मार्केट में गिरावट तो डेफिनेटली आएगी, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है, क्रूड के प्राइस इंपैक्ट पड़ेंगे, पर मार्केट इंपैक्ट दिखाएगा। पर हमारी गवर्नमेंट भी प्रोएक्टिव डिसीजन ले रही है जिससे कि नुकसान हमारे देश के ऊपर कम से कम हो। अभी मैं बात करता हूं कि इंडिया के ऊपर पोटेंशियल इंपैक्ट किस तरीके से हो सकता है। तो आप पहले तो ये वाला मैप देखो, यहाँ पर ये रहा ईरान, और इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर ये चीज देखने को मिलेगी, ये है भाई स्ट्रेट ऑफ हार्मस। नीचे आपको यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स देखने को मिलेगा। तो वर्ल्ड का जो 30% क्रूड है, ठीक है, लगभग 30%, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, फ्लक्चुएट होता रहता है, तो यहाँ पर डेटा ले लो तुम। 30% जो क्रूड है वो यहीं से सप्लाई होता है, क्योंकि ये आजू बाजू ओपेक कंट्रीज है, तो यहीं से सबसे ज्यादा सप्लाई ऑल ओवर द वर्ल्ड माल होता है क्रूड का, ठीक है। अभी ईरान के ऊपर दिक्कतें आने के कारण यहाँ की जो सप्लाई है वो हैम्पर हो जाएगी। अगर यहाँ की सप्लाई रुक गई तो वर्ल्ड का 30% सप्लाई जो है वो इंपैक्ट हो जाएगा। अगर सप्लाई इंपैक्ट होती है, सप्लाई कम होती है, तो वो क्रूड ईरान से आए, वो क्रूड रशिया से आए, वो क्रूड यूएसए से आए, कहीं से भी वो क्रूड है उसकी प्राइसेस बढ़ेगी। मेरे को ये बताओ, अवेलेबिलिटी किसी भी माल की है 100 की, ठीक है, 100 यूनिट्स की अवेलेबिलिटी है। एक जगह पे वॉर चल रही है जहां से लगभग 20 ही यूनिट माल आता है, दूसरी जगह पे 80 यूनिट माल आता है जहां पे कोई भी वॉर का सिचुएशन नहीं है। पर अगर ये 20 की सप्लाई गई, ठीक है, 20 की सप्लाई गई, तो यहाँ पर अवेलेबल तो 80 हो गया ना। तो सप्लाई के डिमांड तो उतनी है, पर डिमांड के कंपेयर में सप्लाई कम हो गई तो प्राइसेस क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। तो भले ही इंडियन गवर्नमेंट अभी प्रोएक्टिव डिसीजन ले रही है, रशिया से अपन अपना माल जो है वो बढ़ा रहे हैं, बुला रहे हैं, पर एक्चुअल में इंपैक्ट पड़ेगा। और इसी वजह से यहाँ पर ये जो ट्रंप ने हमला किया है इसका इंपैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा। ये तो पहली बात हो गई। ये तो भाई नॉर्मल चीज है, इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि अति कर दिया ईरान ने, यूएस ने मारा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया, हमको भी मजा आया, थोड़ा मार्केट गिरेगा, अपने को लमसम करने के लिए चांस मिलेगा। पर दिक्कतें वहां खड़ी हो जाएंगी जहां पर रशिया आ जाता है और बोलेगा कि भाई तूने हाथ कैसे लगाया, अभी मैं आऊंगा वॉर में घुसूंगा। पर अभी तक देखो काफी टाइम हो चुका है, अभी तक जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक का बता रहा हूं, अभी तक रशिया का कोई भी स्टेटमेंट निकल के नहीं आया। मतलब रशिया कुछ बोलने को ही नहीं तैयार, और इंडिया तो ऐसे भी नहीं बोल रहा, इंडिया को कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर एक बड़ा चीज यहाँ पर ईरान से निकल के आई थी कि ईरान में जो हमारे स्टूडेंट फंसे हुए थे, स्पेशली इंडिया के लिए यहाँ पर फ्लाइट लाई गई, इंडिया में रेस्क्यू किया गया 1000 बच्चों को, जहां पर हमने ऑपरेशन सिंधु चलाया और जहां पर ईरान ने हमको चलाने के लिए परमिशन दिया है। तो हमारे रिलेशन जितने अच्छे ईरान के साथ में उतने अच्छे इजराइल के साथ में भी है, तो इंडिया का कोई यहाँ पर आउटलुक है नहीं। वहीं पर रशिया का अभी तक कोई कमेंट निकल के नहीं आया। अगर कुछ होता नहीं है या फिर रशिया बीच में कुछ करता नहीं है तो कहीं ना कहीं ईरान को सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अमेरिका से लड़ने की हिम्मत ईरान के पास में अभी नहीं है। भले ही इस्लामिक कंट्री है, पर इसके ऊपर मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। बाकी ठीक है। बाकी चाइना की बात करें तो चाइना के सिर्फ मीडिया हाउसेज ने ही बोला है, ऑफिशियल्स की तरफ से कोई भी कमेंट्री निकल के नहीं आई है। मतलब यहाँ पर क्लियरली जो अमेरिका ने कोट किया है कि भाई अभी तुम पीस रखो, शांति रखो, ये सब चीजें खत्म करो और दोबारा अटैक करना नहीं है। इस चीज के ऊपर सारी चीजें सेटल होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर मैं निफ्टी के टेक्निकल्स की बात करूं तो अपन रेंज बाउंड हो चुके थे इस वॉर के चलते। देखो वॉर किसी भी कंट्री के लिए नेगेटिव होती है। इंडिया के क्रूड के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, क्रूड इंपोर्टर है तो मार्केट गिरना चाहिए था ना, पर मार्केट एक्चुअल में गिरा नहीं है, ये रेंज बाउंड हुआ है। देखो नेगेटिव न्यूज में रेंज बाउंड होना मतलब न्यूट्रल सिचुएशन में ऊपर जाने के बराबर होता है, ठीक है। अगर इंडियन मार्केट यहां से गिरता तो हम बोलते कि इंडियन मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, पर नेगेटिव माहौल के बावजूद भी मार्केट गिरा नहीं है, वो साइडवेज गया है। मतलब कहीं ना कहीं अगर ये मामला ठंडा हो जाता है, ब्रेकआउट आएगा और यहां पर मामला निकलता हुआ दिखेगा। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वाले सिचुएशन में क्लियरली बोला नहीं जाता कि यहां से कल ब्रेकआउट होगा या फिर यहां से नीचे आ जाएगा। अभी जैसे सिचुएशन है
जिस तरीके से एस्केलेशन बढ़ रहा है उसके चलते तो यहाँ पर रेजिस्टेंस भी है, टेक्निकल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर निफ्टी को नीचे आना चाहिए। पर अगर रशिया की तरफ से कोई भी डेवलपमेंट नहीं आती और ईरान सरेंडर कर देता है कि भाई अभी हमारा खत्म हो गया, हमारी हो गई काम खत्म, तो यहाँ पर हमको बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। सारी चीजें डिपेंड करेंगी ईरान आगे क्या एक्शन लेता है उसके ऊपर। तो अभी अपन देखते हैं मार्केट की इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी, जिसके लिए मैं प्रीफर कर रहा हूँ scanex.trade, जहां पर आपको एक्यूरेट डेटा मिल जाता है और बढ़िया सा एक प्रेजेंटेशन मिल जाता है, जिससे तुम आराम से महीने का बोल लो, दिन का बोल लो, वीकली बोल लो, हर एक टाइम फ्रेम के ऊपर इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी जो है वो एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल से मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, यहाँ पर जाके देख सकते हो। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि अपन 25,000 के लेवल के ऊपर जा चुके हैं। ठीक है, निफ्टी में अभी यहाँ पर एफआईआई की बाइंग बहुत बड़ी देखने को मिली है और एफआईआई हमारे मार्केट के लिए इंटरेस्टेड है, ये बात तुम अपने दिमाग में डाल लो। ऑलरेडी एफआईआई ने काफी ज्यादा माल सेल करके रखा था, अभी तक उसका 50% भी इंडियन मार्केट में वापस नहीं आया है और ये डेफिनेटली इंडियन मार्केट में वापस आएगा अगर ये सारी सिचुएशन सॉल्व हो जाती है, तो वॉर की सिचुएशन अगर हट जाती है तो। ठीक है, अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में बाइंग हुई है, पर मंडे के दिन यहाँ पर एफआईआई की सेलिंग आ सकती है, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस अगर ऊपर गए तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट में एफआईआई सेलिंग आएंगी। वहीं पर डीआईआई ने थोड़ा सेल किया था, एफआईआई बाय करते तो भाई डीआईआई उल्टा कर देते, बेच देते। वहीं पर पिछले कुछ दिनों से डीआईआई लगातार मार्केट में बाइंग कर रहे हैं और इंडियन मार्केट के बारे में सबसे ज्यादा अच्छे से किसको पता होगा यार, डीआईआई इसको ही पता है। और अपने मार्केट में एसआईपीस का इन्फ्लो काफी ज्यादा है, बहुत सारा पैसा अभी मार्केट में आ रहा है, तो मार्केट के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी मार्केट क्रैश होता है, कुछ भी होता है, तो अपॉर्चुनिटी है। मैं तो चाहता हूँ कि भाई मंडे को गिरे, मेरे पास थोड़ा कैश पड़ा है, उसको मैं डिप्लॉय करूँ तो आगे थोड़ा काम में आएगा। ठीक है, बाकी आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट में बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट पूछ सकते हो, कोई डाउट होगा वो पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि मार्केट की ऐसी अपडेट्स, ऐसे एनालिसिस आपसे कभी भी मिस ना हो। मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।